सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो आदिकाल से संबंधित प्रश्न हैं वो देख रहे हैं और ये प्रश्नोत्तरी का आज भाग है 5। आदिकाल के विषय में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न, किस तरह के प्रश्न जो है आदिकाल के विषय में पूछे गए हैं और अलग से प्लेलिस्ट हमने इसके लिए बनाई है। हिंदी साहित्य के इतिहास से अलग एक प्लेलिस्ट बनाई है पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो मैं हूं आनंद पारिक, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। आज हम चलिए देखते हैं प्रश्न कौन कौन से प्रश्न हैं। कल हमने नाथ साहित्य तक के देख लिए थे, एक प्रश्न कल बच गया था, पिछली क्लास में बच गया था, तो आज यही हमारा पहला होगा और मोस्ट था। तो गोरखनाथ का समय, पहला प्रश्न आज का हम शुरू कर रहे हैं। गोरखनाथ का समय, आप साथ के साथ इसका आंसर लगाएंगे, वीडियो को पॉज करके आप आंसर लगा सकते हैं। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? पहला प्रश्न हमारा, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? गोरखनाथ के विषय में, गोरखनाथ के समय के विषय में। ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इनमें से किस विद्वान ने गोरखनाथ का समय 11वीं सदी माना है? आपको पता है विद्वानों ने भिन्न भिन्न समय जो है गोरखनाथ का माना है, एक मत नहीं है विद्वान। तो इनमें से 11वीं सदी मानने वाले, तो आपने उत्तर लगा लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानने वाले विद्वान है ऑप्शन डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। चलिए देखते हैं गोरखनाथ के समय के विषय में। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता एवं हठयोग के प्रवर्तक। समय 855 ईस्वी। किसने माना? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। ये मोस्ट होगा आपके लिए। देखिए पूरा का पूरा ये गोरखनाथ का समय जो है, तो समय 855 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। 9वीं सदी कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, इन्होंने कहा 9वीं सदी, हालांकि 855 ईस्वी भी 9वीं सदी में ही आता है। 11वीं सदी समय माना है पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार, जो गोरखनाथ का समय है 11वीं सदी उन्होंने माना। 13वीं सदी संत ज्ञानेश्वर शुक्ल डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, और 13वीं सदी ही सर्वमान्य मत है। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी किस विद्वान ने माना? ये तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल। लेकिन गोरखनाथ का समय क्या है ये पूछा जाए तो ज़्यादा सही ये होगा, 13वीं सदी माना। संत ज्ञानेश्वर शुक्ल डॉक्टर राम कुमार वर्मा और सर्वमान्य मत है रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताया है, पृथ्वीराज चौहान। चलिए अब हम आ गए हैं अपभ्रंश साहित्य पर। अपभ्रंश की रचनाओं के बारे में हम प्रश्न देखेंगे, कैसे कैसे किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न ये होगा। देखिए अपभ्रंश से प्रभावित रचना है, अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। कौन सी रचना अपभ्रंश प्रभावित है? चारों रचनाएं आदिकाल की है। आदिकाल में भी 2 तरीके की रचनाएं हुई, कुछ अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचनाएं और कुछ अपभ्रंश से मुक्त हिंदी की रचनाएं थी। तो अपभ्रंश प्रभावित ऑप्शन 1 जो है रेवंत गिरिरास, 2 नंबर ऑप्शन ढोला मारूरा दूहा, 3 नंबर राहुल वेल और 4 नंबर बिसलदेव रास, यानी कि बिसलदेव रासो। कौन सी रचना इनमें से? 4 रचनाएं हमारे सामने हैं, अपभ्रंश प्रभावित रचना है। हमने क्लास में ये अच्छी तरीके से जो है इसे देखा था रचनाओं को, अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं और अपभ्रंश से मुक्त हिंदी की रचनाएं। देखिए
अब मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। अपभ्रंश प्रभावित रचना है ऑप्शन 3 राउलवेल रोडा ने लिखी 10वीं शताब्दी की रचना। चंपू काव्य प्रथम रचना जिसमें नक्शिक वर्णन मिलता है। गद्य रचना है जो अपभ्रंश से प्रभावित है। ये रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी की ढोला मारूरा दुहा, कुशल लाभ, बिसल देवरासो, नरपति नाले, ये तीनों रचनाएं जो हैं वो लोक भाषा की हिंदी की रचनाएं हैं और अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाएं हैं। राउलवेल जो है वो अपभ्रंश प्रभावित रचना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित 3 नंबर हमारा प्रश्न है ये। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन ए खुमानरासो, बी ढोला मारूरा दुहा, सी भरतेश्वर बाहुबली रास और डी जयमंक जस चंद्रिका। चारों रचनाएं आदिकाल की। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? तो आप इसका आंसर लगाइए। आपने उत्तर लगा लिया होगा, मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना इन चारों में से है। ऑप्शन सी भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की 1184 ईस्वी की रचना है और ये अपभ्रंश प्रभावित रचना है। खुमानरासो दलपत विजय अपभ्रंश प्रभावित रचना नहीं है, अपभ्रंश से मुक्त रचना है। ढोला मारूरा दुहा लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है, बिल्कुल अपभ्रंश से मुक्त है। जयमंक जस चंद्रिका और ये भी अपभ्रंश से मुक्त रचना है। अब देखिए 4 नंबर हमारा प्रश्न जो है वैसा ही प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? ये क्वेश्चन जो है कोई जो है एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है ये, और एक बार नहीं अनेकों बार जो है पूछे गए प्रश्न जो है यहाँ पर हमने संग्रहित किए हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए भरतेश्वर बाहुबली रास, बी चंदन बाला रास, सी नेमिनाथ रास, डी वसंत विलास। कौन सी रचना जो है अपभ्रंश प्रभावित है? बिल्कुल आसान उत्तर है अब की बार तो, और मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। ऑप्शन ए भरतेश्वर बाहुबली रास जो है, हमने पीछे भी ये ऑप्शन था। नेमिनाथ रास बिल्कुल जो है सुमति गणी की रचना है और अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त रचना है। चंदन बाला रास आसगु 1200 ईस्वी में लिखते हैं और अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है। बसंत विलास इसका रचनाकार तो अज्ञात है लेकिन लौकिक साहित्य के अंतर्गत है, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है। देखिए अब थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे यह बहुत ही मोस्ट हो जाता है। और यह चार्ट जो है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचनाएं और अपभ्रंश से मुक्त हिंदी की रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र की किताब डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आपको मिल जाएगा। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? आदिकाल के अंदर रचनाएं कुछ अपभ्रंश से प्रभावित भी थी, हिंदी की रचनाएं थी, और कुछ जो है बिल्कुल मुक्त रचनाएं थी। और इसमें अपभ्रंश साहित्य की बात नहीं हो रही है। अपभ्रंश साहित्य तो अपभ्रंश का साहित्य है, ये हिंदी की रचनाएं हैं जो अपभ्रंश से प्रभावित है। और आदिकाल में हिंदी की रचनाएं ऐसी भी हैं जो पूर्णतः से मुक्त है अपभ्रंश के प्रभाव से। तो देखिए पहला सिद्ध साहित्य अपभ्रंश से प्रभावित है, यहीं से हिंदी साहित्य का आरंभ होता है। 2 नंबर रचना देखिए श्रावकाचार, हिंदी की पहली रचना, देवसेन कृत यह रचना है और यह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है। पूरा का पूरा नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य अपभ्रंश के प्रभाव से प्रभावित है। यहाँ 2 तो जो साहित्य धाराएं हैं सिद्ध और नाथ साहित्य, ये तो पूरा का पूरा अपभ्रंश से प्रभावित है। हिंदी का साहित्य है अपभ्रंश से प्रभावित है। यहाँ देखिए श्रावकाचार रचनाएं कुछ देख लें, हिंदी की पहली रचना है, देवसेन कृत है और अपभ्रंश से प्रभावित है। चौथी जो रचना है राउलवेल है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है और ये अपभ्रंश से प्रभावित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण गद्य रचना है, यह भी अपभ्रंश से प्रभावित है। 6 नंबर भरतेश्वर बाहुबली रास, और यही ऑप्शन में दिया गया था। पहले प्रश्न में हमने देखा था राउलवेल ऑप्शन में था
और दो जो अंतिम दो प्रश्न थे भरतेश्वर बाहुबली रास ऑप्शन में था। तो देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी ने लिखी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा राहुल वेल रोडा। तो भरतेश्वर बाहुबली रास भी अपभ्रंश प्रभावित है। हमीर रासो अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। वर्ण रत्नाकर गद्य रचना है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है और यह अपभ्रंश से प्रभावित है। चलिए अब एक मोस्ट चीज और होगी आपसे, देखिए आपके लिए क्या होगी। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। खुमान रासो। अब हमीर रासो को छोड़ दें तो यहाँ पर सारे रासो जो है वो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त माना जाएगा। खुमान रासो ढोला मारूरा दूहा लौकिक साहित्य में आता है। बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो, जय चंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, चंदन बाला रास ये भी मुक्त है। स्थूली भद्र रास, रेवंत गिरी रास, ये जितना भी जैन साहित्य मुख्य देखिए, स्थूली भद्र रास हो गया, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, स्थूली भद्र रास जैन धर्म सूरी, नेमिनाथ रास सुमति गणी, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियां, ये सभी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं हैं। यह जो है देखिए, आप इसे ध्यान में रखिए, परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे हैं। 5 नंबर हमारा प्रश्न देखिए, थोड़ी सी स्पीड हम गति को तेज करते हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए क्या है, हानि की वस्तु है। और यही कवि जो है हिंदी काव्य धारा के प्रथम जो सृष्टा थे, यह कथन बताना है। ऑप्शन 1 है राहुल सांकृत्यायन, 2 मिश्र बंधु, 3 शिव सिंह सेंगर और 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका यह कथन है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। तो यह कथन है ऑप्शन 1 इसमें होगा राहुल सांकृत्यायन का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए है हेमचंद्र, बी है स्वयंभू, सी है रामचंद्र और डी है दत्त। कौन है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। तो बहुत ही आसान है, आपने इसका उत्तर लगा लिया होगा। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, ऑप्शन बी शंभू अपभ्रंश के प्रथम कवि, जिन्हें डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानने की भूल कर बैठे हैं। तो शंभू है अपभ्रंश के प्रथम कवि। तो चलिए 7 नंबर हमारा प्रश्न देखते हैं हम। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का प्रथम कवि तो स्वयंभू है। अब आप बताइए, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पुष्पदंत को, बी धनपाल को, सी शालिभद्र सूरी को, डी स्वयंभू को। तो किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। बहुत ही आसान, सभी को आपको ध्यान होगा इसका उत्तर तो, और मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर डी शंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है शंभू को। शंभू ने पहुमचर्यू नाम से अपभ्रंश रामायण राम कथा लिखी और उसी के आधार पर डॉक्टर भ्याणी ने इन्हें पहुमचर्यू इनकी रचना है, उसे तो कहा अपभ्रंश की रामायण, और इसके रचनाकार शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि। अब और क्या क्या संज्ञाएं जो है शंभू को दी गई हैं वो देखते हैं। डॉक्टर भ्याणी ने शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा क्योंकि अपभ्रंश की रामायण पहुमचर्यू नाम से इन्होंने रची, तो अपभ्रंश के वाल्मीकि। शंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है, गुप्त काल में कालिदास थे। ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलाम आदि संस्कृत रचनाओं नवरत्न में थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो अपभ्रंश का कालिदास
भी कहा जाता है इन्हें। शंभु को छंद चूड़ामणि कहा जाता है। शंभु छंद नाम से ये छंद रचना करते हैं। शंभु ने स्वयं को विनम्रता पूर्वक कुकवि कहा है। आत्मश्लाघा या अभिमान न आए इसलिए कुकवि कहा। जैसे तुलसी कहते हैं कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, तो उसी तरह से विनम्रता पूर्वक कुकवि कहा। शंभु को अपभ्रंश में राम काव्य का प्रणेता कहा जाता है। कुछ चीजें शंभु के बारे में हमने देखी। विस्तार से देखने के लिए हमने क्लास में शंभु को पूरा पढ़ा है। अपभ्रंश साहित्य शंभु से शुरू किया था हमने। चलिए अगला हमारा प्रश्न देखिए 8 नंबर। पौमचर्यु किसकी रचना है? देखिए ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, बी विद्यापति, सी शंभु, डी चंदबरदाई। पौमचर्यु किसकी रचना है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर होगा पौमचर्यु जो है ऑप्शन सी शंभु की रचना है। देखिए पौमचर्यु शंभुकृत चरित काव्य है, प्रबंधात्मक काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। रामायण है, रामकथा है और अपभ्रंश की रामायण कहा जाता है। ये कांड कौन से? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। 4 कांडों में विभक्त है। 90 संधियां हैं इसमें। 12,000 पद है इसमें। 90 संधियां हैं। 83 संधियां शंभु के द्वारा रची गई है और अंतिम 7 जो है उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा रचित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पौमचर्यु शंभु की रचना। अब यहाँ देखिए शंभु की रचनाएं सारी महत्वपूर्ण होंगी। देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा गया है। शंभु की कृति का नाम है। शंभु की कृति का नाम क्या है? ऑप्शन ए पद्म पुराण, बी महापुराण, सी पाहुड़ दोहा, डी पौमचर्यु। तो क्या है शंभु की कृति का नाम? तो इसका उत्तर बिल्कुल आसान है। इनमें से जो नाम है शंभु की कृति का पौमचर्यु। शंभु की रचनाएं देख लेते हैं। देखिए शंभु की रचनाएं, 1 नंबर रचना इनकी है पौमचर्यु। पद्मचरित भी बोलते हैं। राम कथा पे आधारित ये रचना है। अपभ्रंश रामायण है, वह अपभ्रंश की रामायण है। इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूरा किया था। 83 संधियां तो शंभु स्वयं ने रची थीं और शेष 7 जो 90 संधियों में यह रचना है और शेष 7 की रचना करते हैं त्रिभुवन। अपभ्रंश रामायण है, रामकथा पर आधारित है। पौमचर्यु रचना है। दूसरी रचना है रिठनेमीचर्यु। ये सारी रचनाएं इनकी मोस्ट। रिठनेमीचर्यु अरिष्टनेमी चरित्र, अरिष्टनेमी जैन तीर्थंकर। प्रबंधात्मक रचना, यह भी प्रबंधात्मक मानी जाती है। प्रबंध काव्य माना जाता है। इसमें अरिष्टनेमी एवं कृष्ण कथा का चित्रण है। तो आगे देखिए तीसरी रचना पंचमीचर्यु नागकुमार चरित, नागकुमार का चरित्र वर्णन। और चौथी रचना शंभु छंद, अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है और छंदस चूड़ामणि भी इन्हें कहा जाता है। शंभु की 4 रचनाओं में से शंभु छंद ही जो है पूरी छपी है। इसका प्रकाशन जो हो चुका है, पूरी छपी हुई ये रचना है। शंभु की रचनाएं पौमचर्यु, रिठनेमीचर्यु, पंचमीचर्यु और शंभु छंद। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न 10वां हमारा क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? किस ग्रंथ में ऐसा वर्णन आता है कि सीता जो है अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? ऑप्शन ए महापुराण, बी परमात्म प्रकाश, सी भविष्यत कथा और डी पौमचर्यु। कौन सी रचना में कहा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद जो सीता है वो जैन धर्म में दीक्षित हो गई? तो इसका उत्तर आप लगाइए। मैं आपको चलिए देखते हैं इसका आंसर। 10वें क्वेश्चन का हम उत्तर देख रहे हैं। ऑप्शन होगा डी पौमचर्यु। पौमचर्यु अपभ्रंश की रामायण है।
पौमचरियु क्या है? अपभ्रंश की रामायण है, शंभु द्वारा रचित है। और पौमचरियु में जो राम कथा शंभु ने रची है, तो उसमें स्थल बदल दिया है अग्नि परीक्षा का। सीता की अग्नि परीक्षा कौशल नगरी आने के बाद अयोध्या में होती है। लंका से सीता को पुष्पक विमान पर लाया जाता है अयोध्या। वहाँ पर सीता की जो है अग्नि परीक्षा होती है, और जो राम है वो अपने लोगों के सामने जो है नैतिकता को सिद्ध करना चाहते हैं। तो अयोध्या में अग्नि परीक्षा होती है, और सीता को बहुत भला बुरा भी कहा है शंभु की रामायण में राम ने। तो सीता अग्नि परीक्षा के बाद जो है सीता के लिए आगे का रास्ता मार्ग नहीं बचता है, और बहुत ही मार्मिक जो है वर्णन यहाँ पर मिलता है। बाद में सीता कहती है कि अब ऐसा हो जाए कि आगे से कभी भी कम से कम स्त्री जाति में जन्म ना हो। और उसके बाद जो है सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। तो चलिए 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं। अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि हमने देखा। अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी, बी पुष्पदंत, सी कनकाम्बर मुनि, और डी धनपाल। किसे अपभ्रंश का बहुभूति जो है वो माना जाता है? शालिभद्र सूरी, बी पुष्पदंत, सी कनकाम्बर, और डी धनपाल। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति जो है वो माना जाता है। देखिए, पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है, डॉक्टर भ्याणी ने कहा है। और अपभ्रंश का कालिदास शंभु को। पुष्पदंत को भ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है, वाल्मीकि शंभु को। शिव सिंह सेंगर ने कहा है अपभ्रंश का वेदव्यास पुष्पदंत को। अब अगले पुष्पदंत की क्या क्या संज्ञाएं जो अगली देख लेते हैं। भाखा की जड़ कहा है शिव सिंह सेंगर ने। अभिमान सुमेरु, पुष्पदंत जो अक्खड़ स्वभाव के थे, और शम को अभिमान सुमेरु, अरे अभिमान इतना है, मैं तो अभिमान का मेरु पर्वत हूँ। शम को कहते हैं अभिमान सुमेरु, अभिमान का पर्वत हूँ। शम ने कहा है सरस्वती निलय भी इन्हें कहा जाता है। तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत की संज्ञाएं क्या क्या है? अपभ्रंश का भवभूति भ्याणी ने कहा, अपभ्रंश का वेदव्यास शिव सिंह सेंगर ने कहा, भाखा की जड़ शिव सिंह सेंगर, अभिमान सुमेरु शोम ने कहा, और सरस्वती निलय भी इन्हें कहा जाता है। 12वां हमारा क्वेश्चन देखिए, महापुराण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है अब्दुल रहमान, बी पुष्यदंत, सी धनपाल, और डी है शंभु। तो महापुराण के रचनाकार इनमें से कौन है? महापुराण या जैन महापुराण? जैन महापुराण के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा इसका, मैं आपको इसका उत्तर बता दूं, ऑप्शन बी पुष्यदंत। उत्तर देख लिया इसका हमने, पुष्यदंत जो है महापुराण के रचनाकार हैं। आगे चलिए 13 नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? पुष्य पुष्पदंत अलग अलग तरीके के नाम जो हैं वो इनके मिलते हैं। ऑप्शन ए जो महापुराण पुष्पदंत की रचना नहीं है, दूसरे कवि हैं अपभ्रंश के शंभु के बाद। और कौन सी रचना इनकी नहीं है? ए ऑप्शन है महापुराण, बी है जय कुमार चरियु, सी है जस हर चरियु, और डी पौम चरियु। जय कुमार चरियु, महापुराण, जसर चरियु, पौम चरियु। तो पुष्पदंत की रचना नहीं है पौम चरियु। ऑप्शन डी शंभु की रचना है पौम चरियु। अभी हम जो है पढ़कर इसे आए हैं। महापुराण, जसर चरियु, जय कुमार चरियु, जसर चरियु जो है पुष्पदंत की रचना है।
देखिए पुष्पदंत की महत्वपूर्ण रचनाएं एक बार देख लेते हैं। 63 महापुरुष गुणालंकारु, ये रचना है एक इनकी, जैन महापुराण माना जाता है, महापुराण भी कहते हैं। 63 जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्रों का आख्यान 20,000 पदों में वर्णित है और प्रसंगवश राम कथा का वर्णन भी हुआ है। ण्य कुमार चरियु नाग कुमार के चरित्र का विस्तार से वर्णन इसमें है। तो ये जो है जय कुमार चरियु, ण्य कुमार चरियु, इसी को हम कहेंगे जय कुमार चरियु। यही नाग कुमार चरित्र है, ये दूसरी रचना। और तीसरी रचना जसहर चरियु यशोधरा चरित्र। चौथी रचना कोश ग्रंथ प्राकृत अपभ्रंश एवं संस्कृत का शब्दकोश इन्होंने लिखा। तो 63 महापुरुष गुणालंकारु जैन महापुराण भी कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इनकी रचना है। जैसे पहुम चरियु शंभु की महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से जो जैन महापुराण है ये पुष्पदंत की मोस्ट होगी। और ण्य कुमार चरियु, जय कुमार चरियु, जसर चरियु, यशोधरा चरित्र, ये अपभ्रंश में नाम है, ये संस्कृत में कोश ग्रंथ प्राकृत अपभ्रंश एवं संस्कृत का शब्द कोश है। आगे चलिए 14वीं रचना 14वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए भविष्यत कहा, भविष्यदत्त कथा भी कहते हैं, भविष्यत कहा, योग सार, परमात्म प्रकाश, और डी है पाहुड़ दोहा। कौन सी चरित्र काव्य है? लौकिक रचना है, चरित्र काव्य है। तो उत्तर लगाइए इसका आप। उत्तर देखते हैं इसका। तो लौकिक चरित्र काव्य इनमें से होगा ऑप्शन ए भविष्यत कहा, जो धनपाल द्वारा रचित है। तो यह जो है लौकिक चरित्र काव्य है। योगसार, परमात्म प्रकाश, जोइंदू, पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह द्वारा रचित है। देखिए आगे भविष्यत कहा, भविष्यदत्त कथा, धनपाल द्वारा रचित, रचना काल 10वीं शताब्दी। यह एक चरित्र काव्य है जो सूर्य पंचमी लोक कथा पर आधारित है। एक वणिक की कथा के माध्यम से मनुष्य हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति इसमें हुई है। डॉक्टर विंटरनिज ने इसे रोमांटिक महाकाव्य कहा है। ये अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भी माना जाता है। तो विंटरनिज ने क्या कहा? रोमांटिक महाकाव्य और अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भी इसे माना जाता है। भविष्यत कहा धनपाल 10वीं शताब्दी चरित्र काव्य है और सूर्य पंचमी लोक कथा पर आधारित है। चलिए 15वां क्वेश्चन आज का हमारा देखिए। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी। ऑप्शन बी है पहुड़ दोहा राम सिंह। ऑप्शन 3 है नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी। 4 ऑप्शन है भविष्यत कहा धनपाल। तो इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर चलिए देख लेते हैं हम। उत्तर देखिए ऑप्शन 1 होगा प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग की रचना है, विनय चंद्र सूरी की नहीं। विनय चंद्र सूरी नेमिनाथ चौपाई लिखते हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो है 12 मासा अपभ्रंश की रचना है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम 12 मासा का जो प्रारंभ विनय चंद्र सूरी, ये तो नेमिनाथ चरियु है, वो लिखते हैं नेमिनाथ चौपाई। पहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल 10वीं शताब्दी, नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी की रचना है। तो ऑप्शन 1 जो है सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे रचनाएं और रचनाकार, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य थे एक, मेरुतुंग उन्होंने लिखी, पहुड़ दोहा मुनि राम सिंह, भविष्यत कहा राम सिंह की नहीं है, ये धनपाल है। भविष्यत कहा धनपाल द्वारा रचित है।
10वीं शताब्दी में चरित काव्य है। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी और विनय चंद्र सूरी ने लिखी नेमिनाथ चौपई। अगला क्वेश्चन देखिए 15वीं 16वां क्वेश्चन। 13वीं सती की रचना है। ऑप्शन 1 है महापुराण, 2 है राउलवेल, 3 है विजयपाल रासो, 4 संदेश रासक। तो ये आरपीएससी ने क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया था इसका। देखिए राउलवेल तो 10वीं शताब्दी की रचना है। संदेश रासक को विद्वानों ने 12वीं से 14वीं शताब्दी तक की रचना माना है। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। महापुराण तो पहले की रचना है। विजयपाल रासो जो है रचना काल विद्वान अलग अलग मानते हैं। और ये यहाँ पर 13वीं शताब्दी का ये भी नहीं है। तो ये जो है आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है प्रश्न 17वां? पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? पार्श्वनाथ चरित के लेखक ऑप्शन 1 वीर नंदी, बी धनंजय, सी मुनि जिन विजय और डी वादिराज। कौन है इसके रचनाकार? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी वादिराज इसके रचनाकार है। ये देखिए पार्श्वचरित जो है पार्श्वनाथ चरित वादिराज को श्यादाद विद्यापति भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हमें थोड़ी जल्दी में देखने हैं, ज़्यादा टाइम। निर्भय भीम व्यायोम किसकी रचना है? के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 धनपाल, बी राजशेखर, सी धर्मप्रभ सूरी, डी जो है रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोम ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभ सूरी, रामचंद्र सूरी। चलिए देख लेते हैं इसका भी रचनाकार। निर्भय भीम व्यायोम रामचंद्र सूरी की ये रचना है। तो यहाँ देखिए रामचंद्र सूरी जो है ऑप्शन डी रामचंद्र सूरी निर्भय भीम व्यायोम। 19वीं हमारी रचना देखिए उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। कौन है उपदेश रसायन रास के रचनाकार? ऑप्शन ए है कवि विद्याधर, बी सारंगधर, सी धनपाल और डी जीन दत्त सूरी। तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है इनमें से? विद्याधर है, सारंगधर है, धनपाल या जीन दत्त सूरी। तो इसका उत्तर होगा, देखिए उत्तर देखते हैं हम इसका। उपदेश रसायन रास ऑप्शन डी जीन दत्त सूरी। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश की रचना है। अपभ्रंश में चरित काव्यों से अलग एक काव्य रचना की जो शैली चली रास उपदेश रसायन रास। तो उसमें यह अपभ्रंश में रास का पहला ग्रंथ आता है माना जाता है। उपदेश रसायन रास 1134 ईस्वी इसका रचना काल है और जीन दत्त सूरी की ये रचना है। हालांकि शालिभद्र सूरी का जो भरतेश्वर बाहुबली रास है उसे मुनि जिन विजय ने पहला रास ग्रंथ माना है जो 1184 की रचना है। और ये क्वेश्चन 20वां हमारा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी राहुल सांकृत्यायन। इनमें से किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा? तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपने इसका उत्तर लगा लिया होगा। ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा। ये देखिए डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी संबोधित किया। अपभ्रंश उत्तर अपभ्रंश। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नागरी प्रचारणी पत्रिका के नवीन संस्करण भाग 2 में जोर देकर बताना चाहा था कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना चाहिए। यह निबंध अब पुस्तक रूप में नागरी प्रचारणी सभा की ओर से प्रकाशित है। एक स्वतंत्र पुस्तकाकार के रूप में उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। सर्वप्रथम यह उद्घोषणा करने वाले विद्वान हैं चंद्रधर शर्मा
गुलेरी और उत्तर अपभ्रंश कौन सी है? जो अपभ्रंश में साहित्य रचा जा रहा था उससे इतर जो एक बोलचाल की भाषा थी, जो साहित्यिक अपभ्रंश से गहरा विरोध रखती थी, और उस बोलचाल की भाषा में, लोक भाषा में, देश भाषा में जब साहित्य की रचना शुरू हुई तो उसी को उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20 और 21वां हमारा प्रश्न देखिए। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? ऑप्शन ए सरहपाद, बी शंभू, सी राजामुंज और डी पुष्पदंत। तो पुरानी हिंदी का प्रथम कवि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसको मानते हैं? तो आप उत्तर लगाइए। हमने प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि देखा है क्लासेज में भी और पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। तो इसका आंसर होगा, उत्तर देखते हैं इसका, पुरानी हिंदी का प्रथम कवि गुलेरी जी के अनुसार ऑप्शन सी राजा मुंज। राजा मुंज जो है भोज के चाचा थे, धाराधिपति राजा भोज के चाचा राजा मुंज। प्रबंध चिंतामणि में जो जैनाचार्य मेरुतुंग द्वारा रचित है, इसमें कुछ दोहे राजा मुंज के भी माने जाते हैं। तो वही जो है पुरानी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं गुलेरी जी के द्वारा। और मुंज या भोज को पहला कवि मानने वाले विद्वान अन्य कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं। प्राकृताभास हिंदी से आशय है। 22वां हमारा प्रश्न देखिए, प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय रहेगा? प्राकृताभास ऑप्शन ए हिंदी, बी प्राकृत, सी पाली और डी अपभ्रंश। प्राकृताभास हिंदी कहा शुक्ल जी ने, उन्होंने कहा कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ। और प्राकृताभास हिंदी से आशय है ऑप्शन डी अपभ्रंश। चलिए आगे, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी से अभिप्राय उस समय के ठीक बोलचाल की भाषा से न होकर, बोलचाल की भाषा तो पुरानी हिंदी उत्तर अपभ्रंश है, उस समय के कवियों की भाषा है, साहित्यिक जो भाषा है, और वो भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश ही जो है, और शुक्ल जी प्राकृताभास हिंदी से ही क्या मानते हैं? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव ये मानते हैं। तो प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य एक और भी होता है, जो होता है प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी, ये भी माना जाएगा प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य, और प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध। और आगे चलिए 23वां क्वेश्चन हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो बिल्कुल ऑप्शन ए पुरानी हिंदी, बी प्राकृताभास अपभ्रंश, सी साहित्यिक अपभ्रंश और डी परिनिष्ठित अपभ्रंश। अपभ्रंश को क्या कहा है? तो ऑप्शन ए होगा आंसर, पुरानी हिंदी का द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 24वां हमारा प्रश्न यहाँ पर, विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। हिंदी के प्रारंभिक काल की भाषा के बारे में यह कथन किसका है? बिल्कुल जाना पहचाना कथन है। ऑप्शन एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी 2 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी और 4 नंबर राम कुमार वर्मा। विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी
तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। हिंदी के प्रारंभिक काल की भाषा के बारे में यह कथन किसका है? तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन 3, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि वह फिर पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। जो अपभ्रंश थी विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक चल रही थी। 25वां हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो ऑप्शन ए पाणिनि, बी नागार्जुन, सी पतंजलि, डी सरहपा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहल जो उल्लेख मिलता है वो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। किस में मिलता है? वल्लभी के राजा थे, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय है ये के शिलालेख में। जिसमें उसने अपने पिता, जो धारसेन द्वितीय है, उसने अपने पिता गुहसेन हैं। इनके पिता कौन है? गुहसेन। और गुहसेन का समय क्या है? विक्रमी संवत 650 से पहले। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का उल्लेख मिलता है। वो कहता है धारसेन की जो उसके पिता है गुहसेन, वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि बताया है। गुहसेन को धारसेन ने अपने पिता गुहसेन को, जिसका समय 650 विक्रमी संवत से पहले है, ऐसा कहा है उस शिलालेख में कि वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि थे। तो यहाँ ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन आप सी जो है सही कर सकते हैं, पतंजलि। अब हमारा 26वां क्वेश्चन देखिए। अवहट भाषा से तात्पर्य है। हाँ, उसकी अनुपस्थिति में आप पतंजलि कर सकते हैं, बाकी सही तो यही होगा। अवहट भाषा से तात्पर्य है ऑप्शन ए ग्रामीण अपभ्रंश, बी परिनिष्ठित अपभ्रंश ग्रामीण प्राकृत, और डी जो है परिनिष्ठित प्राकृत। तो अवहट भाषा से तात्पर्य। तो चलिए देखते हैं, इसका उत्तर होगा ए ग्रामीण अपभ्रंश। चलिए हम देखते हैं। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहकर पुकारा है। अब आगे देखिए अपभ्रंश से अवहट की यात्रा। यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही। 15वीं शताब्दी तक मूल रूप में अपभ्रंश साहित्य अपभ्रंश भाषा में लिखा जाता रहा, तथापि फिर भी 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर, देखिए 8वीं शताब्दी में अपभ्रंश में साहित्य रचा जा रहा था, उससे एक भाषा अलग हो गई जो बोलचाल की भाषा थी, लोगों की भाषा थी, लोक की भाषा थी, कवियों साहित्यकारों की भाषा नहीं थी। वो भाषा पृथक हो गई और उसके समानांतर फिर बाद में वही भाषा लोक भाषा, देश भाषा जो है साहित्य रचना का माध्यम बन गई। इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश कह दिया, पुरानी हिंदी कह दिया, और कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दे दिया। अब कहाँ से अपभ्रंश समाप्त हुई, कहाँ से अवहट शुरू हुई, पुरानी हिंदी, इसका सीमांकन करना कोई आसान काम नहीं है। बस थोड़ा बहुत जो भेद है यहाँ बताया गया है। यह उत्तर अपभ्रंश से ही जो है वो हिंदी है, अपभ्रंश चल रही है साहित्य की भाषा, उसके समानांतर एक बोलचाल की भाषा है जो विरोध रखती है अपभ्रंश से, तात्विक भेद उसके अंदर हैं। तो वही भाषा जो वो देश भाषा है जो लोग बोलते हैं, उसमें जब साहित्य रचा जाने लगा तो वही भाषा जो है उत्तर अपभ्रंश है, आरंभिक हिंदी है, अवहट है, पुरानी हिंदी भी गुलेरी जी ने जिसे कहा है। चलिए 27वां हमारा क्वेश्चन देखिए। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ जो है किस कवि ने किया?
ऑप्शन ए हेमचंद्र, बी जोइंदू, सी धनपाल, डी सोमनाथ। किसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया था? तो आंसर लगाइए आप। इसका उत्तर देख लेते हैं। दोहा काव्य परंपरा अपभ्रंश में प्रारंभ होती है ऑप्शन बी जोइंदू से। देखिए जोइंदू, योगिंदु भी बोलते हैं, योगिंद्र भी बोलते हैं जोइंदू को। रचनाएं इनकी हैं परमात्म प्रकाश व योगसार। रचना काल है 6ठी शताब्दी। जोइंदू की इन रचनाओं से जो परमात्म प्रकाश और योगसार है, अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा जो है वो आरंभ होती है, जो 15वीं शताब्दी तक चलती है अपभ्रंश में, फिर वह हिंदी में चलती है। और दोहा अपभ्रंश का अपना लाडला छंद है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि दोहा या दुहा जो है अपभ्रंश का अपना छंद है, लाडला छंद है। वासुदेव सिंह ने जोइंदू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यह भी एक तथ्य था। तो वासुदेव सिंह ने जोइंदू को हिंदी का प्रथम कवि माना और इनकी रचनाएं परमात्म प्रकाश और योगसार, इसी से अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा जो है वो आरंभ होती है। आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। तो आज हमने देख लिए हैं 27 क्वेश्चन, ज़्यादा लंबी ना हो क्लास, इसीलिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। कल हम गद्य कृतियाँ जो रचनाएं हैं, लौकिक रचनाएं हैं, वो देखेंगे। फिर हम एक क्लास विद्यापति अमीर खुसरो को देखते हुए रासो साहित्य पूरा देखकर ये प्रश्नावली प्रश्नोत्तरी जो है आदिकाल से संबंधित वो समाप्त करेंगे। तो आप हिंदी साहित्य निःशुल्क पढ़ने के लिए बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम निश्चित रूप से आपको जो पूरा सिलेबस जो है बिल्कुल निःशुल्क करवाने वाले हैं। और ये तो एक बार के लिए क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, उसके बाद जो है संपूर्ण जब हिंदी साहित्य पढ़ लिया जाएगा उसके बाद हम एक प्रश्नोत्तरी जो है वो अलग से और चलाने वाले हैं, और उसमें और भी ज़्यादा जो क्वेश्चन हम देखेंगे, पूरे के पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो हम शुरू करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये सहयोग जो है आपसे अपेक्षित है ताकि हम हमारे प्रयास में निरंतर जो है लगे रह सकें। पूरे तरीके से निःशुल्क हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि अन्य सभी विषयों के हम अध्ययन जो है आपको करवाने वाले हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।